मध्यकालीन राजस्थान में व्यापार एवं वाणिज्य, इसी कड़ी में हम आज निर्यात व्यापार, आयात व्यापार और व्यापार पर लगने वाले विभिन्न कर, उस समय की मुद्रा प्रणाली, ब्याज एवं हुंडी प्रथा का अध्ययन करेंगे। अगर हम निर्यात व्यापार की बात करें तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नमक, अफीम, ऊन तथा सूती वस्त्र, कपास, तिलहन, घी, संगमरमर तथा उससे बनी हुई वस्तुएं, इमारती पत्थर, मूर्तियाँ, चमड़ा, रुई, छींट के कपड़े, ऊंट, भेड़, बकरियाँ मुख्य थी। कोटा से कसूबल रंग, भांग तथा गांजे का निर्यात किया जाता था। जयपुर, जोधपुर तथा कोटा की बंदेज की चुनरियाँ तथा पागों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। राजपूत राज्यों के पश्चिमी क्षेत्र से मुल्तानी मिट्टी का भी निर्यात किया जाता था, परंतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं नमक, अफीम और ऊन थी। सांभर झील से तैयार नमक, सांभरी की मांग उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अधिक थी। पचपदरा के नमक, कोसिया की मांग राजपूताना तथा मध्य प्रदेश में अधिक थी। डीडवाना के नमक, डीडू का निर्यात मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को किया जाता था। निर्यात का कार्य मुख्यतः बंजारों द्वारा ही किया जाता था। पोस्त के रस से अफीम तैयार की जाती थी। अफीम का निर्यात करने वाले राज्य उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा और बूंदी थे। राजपूताना और मध्य प्रदेश की अफीम को मालवा अफीम कहा जाता था। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और शेखावाटी के क्षेत्रों में भेड़ पालन का व्यवसाय काफ़ी विकसित था। भेड़ों से प्राप्त ऊन तथा ऊन से बनी वस्तुओं का भी काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। नागौर और ओसिया की बनी हुई कंबलों, गद्दों, चटाइयों तथा पगड़ियों का भी भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। ऊनी वस्त्रों के अतिरिक्त ऊन का निर्यात किया जाता था। उनके निर्यात में जैसलमेर महत्वपूर्ण था। आयात व्यापार में अगर हम देखें तो एक तरफ मुगल दरबार और राजपूती राज्यों के माल की मांग थी, तो दूसरी ओर मुगल सूबों से भी माल का आयात किया जाता था। आयात की जाने वाली वस्तुओं में छुआरा, नारियल, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, शराब, मखमल, सूखा मेवा, पर्दे, बुरहानपुरी कपड़ा, सारंगपुर की पगड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, बूटेदार गुजराती रेशम, कश्मीरी ऊनी सामान, औरंगाबादी कपड़े मुख्य थे। राजपूत राज्यों के अनेक व्यापारियों ने दक्षिण और उत्तरी भारत में अपनी दुकानें खोल रखी थी। उत्तमचंद गुजराती जयपुर का प्रसिद्ध व्यापारी था। गुजरात में उसका कारोबार खूब चलता था। जयपुर के ही एक व्यापारी भवानी दास की बुरहानपुर में कपड़े की दुकान थी। शाह सुजान, भोलानाथ, शाह लक्ष्मण, सुलेमान मुल्तानी, पंडित गंगाधर, जयकृष्ण, गुलाब भारती आदि कोटा के ख्यात प्राप्त व्यापारी थे। उदयपुर के रायचंद और देवदत्त और चूरू के मिजमिल का नाम अच्छे व्यापारियों में आता था। गुजरात के बाहर के राज्यों के व्यापारी राजस्थान में बसने लगे थे। मध्यकाल में राजस्थान में व्यापारी वर्ग का मुख्य कार्य कुटीर उद्योगों के उत्पादन को नगरों तक पहुंचाना था। लगभग सभी कस्बों में साप्ताहिक हारे लगा करते थे, जहां विविध वस्तुओं की क्रय विक्रय होता था, जिसे हम हटवाड़ा कहते हैं।
कुछ विशेष वस्तुओं को भारी मात्रा में क्रय करने के लिए विशेष मंडियाँ थीं, जैसे ऊन की खरीद के लिए बीकानेर और जैसलमेर, रुई के लिए कोटा, अफीम के लिए प्रतापगढ़, नमक के लिए सांभर, लकड़ी आदि के लिए पश्चिमी राजस्थान के कस्बे। व्यापारी वर्ग का दूसरा कार्य कृषि उत्पाद की वस्तुओं के निर्यात में सहायता करना था। स्थानीय आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का आयात करना था। उदाहरणार्थ कोटा के शाह मोहनराम रिखबदास, शाह पानाचंद, उत्तमचंद आदि अफीम के बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनके यहाँ से कच्चे माल के पुख्ता माल तैयार करके अन्य राज्यों को भेजा जाता था। इसी प्रकार सेठ गणेश दास हमीरमल कपास और अनाज के प्रसिद्ध व्यापारी थे, जो गांवों से इन वस्तुओं को खरीदकर अन्य राज्यों को निर्यात करते थे। चुंगी एवं राहदारी शुल्क, क्योंकि राज्य जो है इनसे आमदनी होती थी राज्य को, तो विभिन्न प्रकार के चुंगी और राहदारी कर लगते थे। चुंगी जिसे सायर या जकात कहते थे, और राहदारी शुल्क राज्यों के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत थे। आलोच्य काल में व्यापारियों को वस्तुओं के आयात निर्यात पर चुंगी तथा राहदारी शुल्क के अलावा कुछ स्थानीय शुल्क जैसे कीमापा, दलाली, परगना शुल्क आदि भी देने पड़ते थे। राज्य के अलावा जागीरदारों को भी सुरक्षा शुल्क चुकाना पड़ता था। चुंगी की दृष्टि से आने वाले सामान को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। तो उसे निकासू माल कहा जाता था और इस पर चुंगी की दर अधिक होती थी। अन्य राज्यों की सीमा से गुजरने वाले सामान को बहती वाहन कहा जाता था और इस पर राहदारी शुल्क लगाया जाता था, जिसकी दर बहुत कम होती थी। दूसरे राज्यों से राज्य में विक्रय हेतु आने वाले सामान को आमद कहा जाता था और इस पर निकास माल की अपेक्षा चुंगी कम ली जाती थी। राज्यों के प्राय सभी महत्वपूर्ण नगरों, कस्बों और सीमावर्ती स्थानों पर चुंगी चौकियां कायम होती थी। चुंगी वसूली की पद्धति भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न थी। सामान्यतः अनाज आदि वस्तुओं पर प्रति बैल, ऊंट अथवा खच्चर पर लदे बोझ के हिसाब से चुंगी ली जाती थी, न कि सामान के मूल्य के आधार पर। किराया आदि वस्तुओं पर सामान के वजन के आधार पर चुंगी ली जाती थी। चुंगी की दरें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी। मुद्रा प्रणाली में अगर हम देखें तो क्रय विक्रय के लिए राजपूत राज्यों में मुद्रा का प्रचलन था, जो अलग अलग आकार और तौल की होती थी। इस युग के प्रारंभिक लेखों में द्रम, द्रमाष्ट, विशंक, अर्धशंक नामक मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। बाद के लेखों में टका का उल्लेख मिलता है, जो सोने, चांदी और तांबे का होता है। 1 टका लगभग 4 माशा का वजन का होता था। महाराणा कुंभा के समय में सोने, तांबे के सिक्के चलते थे। तुर्कों और मुगलों के समय में दिल्ली सल्तनत और मुगलों के सिक्के चलन में आ गए, जिनकी फिरोजी, आलमशाही, नौरंगशाही और अकबरी सिक्के कहते थे। इनमें चांदी का अनुपात बहुत अधिक होता था। उस समय तांबे के पैसे को फदिया, ढीगला और ढब्बूसाई कहा जाता था। मुगलों के समय में राजपूत राजाओं के पास अपने सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं रहा, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लगभग सभी शासकों ने अपने अपने राज्यों में सिक्के ढालने की टकसालें खोल दी। जोधपुर राज्य के कुचामन ठिकाना और मेवाड़ में सलम्बुर ठिकाने के जागीरदार को भी अपने सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। यद्यपि सभी जगहों पर अन्य राज्यों के सिक्कों को लिया जाता था, परंतु चांदी के भाव से और बट्टा काट लिया जाता था। सिक्कों की आदान प्रदान का काम साहूकार करते थे, जो भले बुरे सिक्कों की जांच करते थे। सिक्कों की विनिमय दर प्राय घटती बढ़ती रहती थी और इससे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता। साहूकारों द्वारा निर्धर किसानों का शोषण किया जाता था। वे रुपया देते समय विनिमय दर कम और लेते समय अधिक लगाते थे। साहूकार लोग राज्यों को भी कर्ज दिया करते थे।
ब्याज तथा हुंडी प्रथा। वस्तुओं के आयात निर्यात का भुगतान सामान्यतः हुंडी प्रथा द्वारा किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब रुपयों की आवश्यकता होती थी तो हुंडी के द्वारा मुद्रा भेज दी जाती थी। इस प्रकार की रकम पर 16% मासिक ब्याज देना पड़ता था। इस संबंध में एन के सिन्हा ने लिखा है कि सेठ साहूकार बड़ी दरों पर कर्ज देकर मूल से भी अधिक ब्याज वसूल कर लेते थे और गरीब किसान का सर्वस्व लूट लेते थे। इस संबंध में वे आर्थिक विप्लव या मुद्रा की गड़बड़ी के समय की नृशंस का रूप धारण कर अपने सर्वार्थ की सिद्धि करते थे। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि आलोच्य काल में ब्याज की दरें सामान्यतः 0.5% थी, परंतु रुपया देते समय कहीं 0.5% तो कहीं कहीं 1 रुपया प्रतिशत से ब्याज काट लिया जाता था। ब्याज प्राय कटवा मिति लिया जाता था। बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी भी ब्याज पर रुपया उधार दिया करते थे। आलोच्य काल में चूंकि लेन देन में प्राय हुंडी का प्रयोग प्रचलित था तथा हुंडी को यथास्थान पर पहुंचने में समय अधिक लगता था, इसलिए हुंडियाँ प्राय मुद्दती होती थी और इस कारण बट्टा भी अधिक लिया जाता था। हुंडी पर हुंडावन के अतिरिक्त ब्याज व आहड़ भी ली जाती थी। दलाल के माध्यम से प्राप्त हुंडी पर दलाली भी देनी पड़ती थी। इस तरह ये जो है वो हुंडी प्रथा थी। बैंकिंग व्यवस्था भी थी। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का पूर्णतया अभाव था, किंतु जो साहूकार होते थे वो कर्ज देते थे तथा चीज़ों की अदला बदली करते थे। कृषकों को खाद बीज की आवश्यकता पर साहूकार ही उन्हें कर्ज देता था। साहूकार मूल व ब्याज निश्चित समय पर वसूल करते थे। जीएन शर्मा का कहना है कि राजस्थान राज्य की लगभग सभी रियासतों में ब्याज पर कर्ज देकर साहूकार अर्थ संकट का निवारण करते थे। इस प्रकार हमें मध्यकालीन व्यापार और वाणिज्य में विभिन्न जो है वो चरण देखने को मिलते हैं कि किस दौर में व्यापार वाणिज्य फला, किस में कम हुआ, और उसमें विभिन्न प्रकार के हमें तत्व देखने को मिलते हैं। और आयात निर्यात, मुद्रा, ब्याज, हुंडी प्रथा, ये सब हमें इसमें मिलती है।